Hello and welcome to the Hindu editorial analysis series of Bodhisattva PCS। आज का टॉपिक है बिहार नीड्स स्टेट स्पेसिफिक स्टिमुलस। इसके राइटर हैं, इनमें अपना ओपिनियन दिया है शैबल गुप्ता ने, जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अर्थात ADRI पटना के। ठीक है, यह टॉपिक आने वाले बीपीएससी 66 मेंस एग्जाम के लिए या 65th मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, 65th का मेंस देने वाले हो या आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, बिहार नीड्स अ स्टेट स्पेसिफिक स्टिमुलस। इसमें इसके राइटर बताते हैं कि देखिए, जैसे बिहार अभी भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई है कोविड-19 से उत्पन्न विवश परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं उससे निपटने के लिए। इसमें राइटर ने देखा है, इसका एनालिसिस किया है, तो ये बता रहे हैं कि यह केवल जो है सप्लाई साइड के लिए फायदे दिखा रहा है कि जो भी सप्लाई साइड है जहां से माल का उत्पादन होता है और वो लोग सप्लाई करते हैं मार्केट में, उसी को फायदा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि यह ज्यादा मांग अर्थात डिमांड मार्केट में उत्पन्न न करे। ठीक है, डिमांड कैसे उत्पन्न होता है? मान लीजिए कि आपका सप्लाई ठीक है, लेकिन डिमांड कौन ले उत्पन्न करेगा? पब्लिक उत्पन्न करेगी, आम जनता उत्पन्न करेगी। यदि आम जनता के पास इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो वो डिमांड कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है केवल सप्लाई साइड के लिए फायदेमंद है, जबकि डिमांड जो है इससे किसी भी तरीके से उत्पन्न नहीं होने वाला है। क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, रोजगार के साधन ही नहीं है, तो वो डिमांड कैसे करेंगे? यहाँ पर इन्होंने नेहरू और मोदी के जो सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता की परिभाषा है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है, दर्शन है, उसको समझाने की कोशिश करी है। देखिए, ये बताते हैं कि नेहरू का जो आर्थिक सशक्तिकरण का एजेंडा था वह बेस लेवल से था, ग्रास रूट लेवल से था, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही कर दी गई थी। किसके दौरान कर दी गई थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही कर दी गई थी। लेकिन वहीं मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा देखें तो यह अधिक व्यक्तिवादी है, अर्थात इसमें ना ग्रास रूट लेवल पे जो है ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। यह व्यक्तिवादी है, जिसमें यह चुनिंदा उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स पर ध्यान देता है। यह इनकी फिलॉसफी प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए, आगे ये बताते हैं कि यदि देखा जाए तो इस तरीके से देखा जाए तो वर्तमान आर्थिक पैकेज का जो लाभ है केवल दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय राज्यों को ही प्राप्त होगा। ठीक है, जो भी आपको पता है कि जो भी वेस्टर्न और साउथ के स्टेट्स हैं वो जो हैं ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, तो इस पैकेज से लाभ जो है उन्हीं को अधिक रूप से होगा, क्योंकि वो क्या है, औद्योगिक रूप से उन्नत है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है? ठीक है, ऐसा आखिर क्यों है? तो वो एक केस स्टडी बताते हैं कि जब वो झारखंड का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने नेताओं में जो है एक रेंट सीकिंग टेंडेंसी देखी, क्योंकि उस समय उनको चांस मिला था फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलने का झारखंड के। तो उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया था कि नेताओं में बहुत ज़्यादा रेंट सीकिंग टेंडेंसी है। जो यहाँ के मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा रेंट सीकिंग है। देखिए, रेंट सीकिंग एक तरीके से घूस लेना या असंवैधानिक अवैधानिक तरीके से पैसा कमाना है। ठीक है, तो रेंट सीकिंग टेंडेंसी जो है वहाँ के मिनिस्टर में अधिक है, क्योंकि इन्होंने बताया, फाइनेंस सेक्रेटरी ने इनको बताया था कि यहाँ के जो मिनिस्टर जो है ना, ये करते क्या है कि मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं ये, वो चाहेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी प्लान हो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसका पैसा इनके पर्सनल अकाउंट में आए। तो आप इसके पीछे का मोटिव आप समझ सकते हो कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो रेंट सीकिंग मिनिस्टर क्यों हैं।
इन्होंने केस स्टडी के थ्रू अर्थात एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करी है। और उन्होंने साथ साथ इसके ऊपर भी फोकस किया है कि यह टेंडेंसी जो है केवल बिहार और झारखंड में ही नहीं है, इट इज वाइड स्प्रेड इन अदर हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स टू। जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पे ये रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है मिनिस्टर या अभिजात वर्गों का वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे का ये कारण बताते हैं, एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ये लेके जाते हैं और ये बताते हैं कि जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है मुख्यतः उन्हीं स्टेट में ज्यादा पाया जाता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, अर्थात अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि जो भी टेनेंट्स हैं, ठीक है, और एस्टेट है उसके बीच में क्या है, बिचौलिया थे, ये इससे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे और स्टेट को देते थे। डायरेक्ट टेनेंट और स्टेट के बीच कोई रिलेशन नहीं था, तो यहाँ से फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ। तो ये बताते हैं कि जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन राज्यों में अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम लागू किया था, जिन इलाकों में वहां पे यह टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है, जहाँ मुख्यतः पूर्वी भारत में। और यह क्षेत्र जो है आजादी के बाद इसीलिए विकास में पिछड़ गया है या यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं केस स्टडी ये बताते हैं जहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी जिस स्टेट्स में, जिस रीजन में इंडिया के, वहां पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, राज्य और टेनेंट्स के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, डायरेक्ट रिलेशन था। रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त आई होप आप सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या था, राज्य और टेनेंट के बीच कोई बिचौलिया नहीं थे, तो आर्थिक विकास में ये काफी आगे निकल गए। जब कोई बिचौलिया नहीं था, ये तो क्या थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। इनको जो तय राजस्व था, तय टैक्स था, उसी को पे करना था, तो ये अपने ऊपर डिपेंडेंट थे कि हम ज्यादा उत्पादन करेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो क्या होगा, टैक्स देने के बाद हमारे पास ज्यादा सेविंग होगी। तो इस तरीके से वो विकास में काफी आगे निकल गए, क्योंकि यहाँ पे जो था, इसके साथ साथ देखा जाए तो देखिए वहां पे फ्यूडलिज्म उत्पन्न किया उसने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, फ्यूडलिज्म ज्यादा था, सामंतवादी व्यवस्था एक तरीके से थी। लेकिन जो वहीं जब इसके रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम देखते हैं तो यह जो क्या था, यहाँ पे जो सामंती पकड़ थी उतनी मजबूत नहीं थी जितना कि अस्थाई बंदोबस्त इलाकों वालों में थी। तो इन राज्यों में हुआ क्या, यहाँ पे पर्याप्त सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी इन्हीं राज्यों में हुए कि, और ये अनुमति दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सामंती पकड़ कम थी तो ये पर्याप्त सामाजिक आंदोलन की अनुमति दे रहे थे, जिसने लॉ इन्फोर्सिंग नागरिक समाज और उप राष्ट्रीय पहचान सब नेशनल आइडेंटिफिकेशन को विकसित करने में इन राज्यों में काफी योगदान दिया। अभी भी देखिएगा कि आप जब जाइएगा तो बाहरी के स्टेट में जैसे कर्नाटक, तमिल या महाराष्ट्रियन, तो वहाँ के लोग कितने गर्व से कहते हैं मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं कन्नड़ हूँ। तो ये सारे, ये क्या है, सब नेशनल, एक तरीके का सब नेशनल पहचान है लोगों का। लेकिन अभी कभी भी किसी बिहारी को आप नहीं सुनिएगा, बिहार के लोग जो है अपना आइडेंटिफिकेशन बताने में भी शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विकास नहीं है, सब नेशनलिज्म का जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले राज्य थे, चाहे वह कृषि हो या व्यापार, दोनों में इन्होंने उत्पादक निवेश को बढ़ाया, अर्थात प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्होंने काफी योगदान दिया। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने उदाहरण दिया है राइटर ने कि आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश के कम्माओं जो है वहां की एक जाति है। तो आंध्र प्रदेश के कम्माओं ने अपने कृषि अधिशेष, जो भी इनका एग्रीकल्चर सरप्लस होता था ना, उसका उपयोग ये पहले तो तंबाकू के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किए, फिर इन्होंने फिल्मों में इन्वेस्टमेंट किया, फिर जो नॉलेज सेक्टर है ना, ज्ञान का उद्योग, उसमें इन्होंने काफी निवेश किया। उसके बाद जो है इन्होंने अन्य जातियों जैसे रेड्डीज हो गए, कप्पस हो गए, सबको शामिल करना शुरू किया। और इन जातियों में ना कईयों ने ना विशाल उद्यमिता का परिचय दिया। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात करी जाए तो तमिलनाडु में चेट्टियार, नडार ने किया, तथा अन्य महाराष्ट्र और गुजरात वालों ने भी इसी तरीके का काम किया। लेकिन पूर्वी स्टेट में ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिला। तो इन्होंने बताया है कि रैयतवाड़ी जो भी स्टेट थे ना, रैयतवाड़ी इलाके जहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू हुआ था,
तो वहां पे जो है रैयतवाड़ी सिस्टम वाले स्टेट में वहां पे डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ इन्होंने बताया है हिस्टोरिकल एक उदाहरण को देके। ये बताया है कि ये राज्य विकास का अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशनल विजन विकसित किए, सांगठनिक विजन विकसित किए। जैसे इन्होंने बताया है कि 1925 का जो पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है, तो ये तैयार किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, तथा इसमें जो है ना वोडेयार राज्य के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया। जो मैसूर का राज्य था वोडेयार, इसको वहां पे संरक्षण दिया गया। 1925 का पंचवर्षीय योजना तैयार किसके द्वारा किया गया था? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, और वोडेयार राज के द्वारा जो मैसूर का था इसको संरक्षण दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने इन स्टेट्स ने जो है अपने सामाजिक उद्देश्यों के लिए एम्स को सोशल विजन को पाने के लिए इन्होंने विशेषज्ञों की टीम तैयार की। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, वोडेयार जो थे, वोडेयार ने एम विश्वेश्वरैया को पदोन्नत किया, तथा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने जो है BR अम्बेडकर को वित्त मंत्री बनाने के लिए, अपने यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए, उन्हें उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय तक भेजा। देख रहे हैं ना कि यहाँ के जो भी स्टेक होल्डर सोसाइटी थी, अभिजात वर्ग थे, राजा थे, महाराजा थे, किस प्रकार से काम कर रहे थे अपने राज्य को विकसित करने के लिए, कितना ओरिएंटेशन था अपने राज्य के डेवलपमेंट को लेके इनके माइंड में। लेकिन आप पूर्वी स्टेट को देख लो, ये केवल जातिवाद और सेल्फ इनहेंसमेंट को छोड़ के बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। बैंकिंग और अन्य क्षेत्र में अनेक उदाहरण आपको पटे मिलेंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, ये सब जो है यहाँ के स्टेट्स के द्वारा डेवलप किया गया। वहीं इन्होंने बात करी है पुअर गवर्नेंस इन बिहार की। अब देख लिए यहाँ पे हमने रैयतवाड़ी स्टेट्स का डेवलपमेंट देखा और वहाँ उस स्टेट्स का भी डेवलपमेंट देखा जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू था। अब बात कर लेते हैं कि जो पुअर गवर्नेंस है बिहार में वो किस प्रकार से है। देखिए पूर्वी राज्यों में जो स्वदेशी आंदोलन के जनक थे, खराब प्रशासन और विकासहीन नजरिया वाली जो सिविल सोसाइटी थी, तथा अंग्रेजों के द्वारा विऔद्योगीकरण किया गया जिसे स्वदेशी उद्यमियों को बर्बाद कर दिया। इस सब के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे विकास बहुत कम हुआ। कुछ लोगों के द्वारा प्रयास तो किया गया यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन हर एक क्षेत्र में क्या थे, हर एक क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा हथिया लिया गया था, जिसके कारण ये लोग जो है अपने एम को प्राप्त करने में क्या थे, असफल सिद्ध हो रहे थे। उसके बाद आजादी के बाद की बात करें तो जो बची कुची कसर जो थी ना, वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने मिनरल्स पूर्ण राज्यों को और बर्बाद करके कर दिया। देखिए फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो है बिहार को स्पेशली बर्बाद करने में इसका मुख्य भूमिका रहा है। तो यदि आप आपको ये चाहिए तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे आई बटन का जो सिंबल आ रहा है, क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ क्या कि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी की छाया में था। सामाजिक आंदोलन का कैनवास जो था ना यहाँ सीमित था। जैसे यहाँ पे केवल दो पहचान थे, एक जाति थी और दूसरा राष्ट्रीय। एक उपराष्ट्रीय पहचान पूरी तरह से अनुपस्थित था। दक्षिण और पश्चिम राज्यों के सामाजिक आंदोलन के विपरीत, माफ कीजिएगा, दक्षिण और पश्चिम राज्यों के सामाजिक आंदोलन के विपरीत जो है बिहार में किसान आंदोलन को अस्थायी बंदोबस्त को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, जबकि दक्षिण और पश्चिम राज्यों में ऐसा कुछ नहीं था। इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार कभी भी किसी भी सार्थक सुधार का अनुभव किया ही नहीं है, अन्य राज्यों के विपरीत जो रैयतवाड़ी क्षेत्र में थे। यहाँ पे बहुजाति सामाजिक आंदोलन और उपराष्ट्रवाद की अनुपस्थिति में जो है रेंट सीकिंग व्यवहार बिहार के पारंपरिक अभिजात वर्ग का एकमात्र एजेंडा है। अभी भी देख रहे हो ये जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, आजादी के बाद भी यह व्यवहार अभी तक केवल IAS तक बनना चाहते हैं। ये बिहार के लोग जो है रेंट सीकिंग व्यवहार के चलते अभी भी केवल IAS बनना चाहते हैं, वो और किसी अन्य फील्ड में क्या है कोशिश करना ही नहीं चाहते। इससे होता क्या है कि इनको संपत्ति एकत्रित करने में, इकट्ठे करने में सुविधा होती है, और यही इन्होंने आज तक किया है। इन्होंने केवल, आपने देखा होगा कि आज़ादी से अभी तक बड़े बड़े IAS PCS ऑफिसर हुए हैं बिहार में, लेकिन इन्होंने किया क्या है, इन्होंने केवल अथाह संपत्ति इकट्ठा किया है अपने लिए,
और सहायता भी किया है तो अपने जाति वालों की सहायता किया है। ये होलिस्टिक विजन को लेके, जो होलिस्टिक विजन होता है ना, उसको लेके इन्होंने कभी भी अपने जीवन को निर्वाह नहीं किया है और समाज के विकास के लिए कुछ खास इनका योगदान नहीं रहा है। ये है रेंट सीकिंग टेंडेंसी बिहार के अभिजात वर्ग की या लोगों की, जो अभी भी आजादी के बाद भी बनी हुई है। बिहार में जो है अधिकांश विकास कार्य इनपुट संबंधी भ्रष्टाचार से तो क्या थे, संलग्न थे, इसलिए अपेक्षित विकास बिल्कुल नहीं हुआ, एडिटर का ये कहना है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिस राज्यों में, वहां पे जो है भ्रष्टाचार की कमी है, वहां पे पर भी भ्रष्टाचार होता है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद, डेवलपमेंट जब लोग करते हैं तो वहाँ के कुछ हिस्से को, डेवलपमेंट के विकास के हिस्से को, वहाँ से जो मनी जनरेट होती है वहाँ से इनका सीकिंग होती है, रेंट सीकिंग बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे जो है बिहार वगैरह में देखा जाए तो यहाँ पे जो है इनपुट संबंधी भ्रष्टाचार ही है, शुरुआत में ही भ्रष्टाचार लोग करते हैं, पैसा खा जाते हैं, तो विकास के लिए पैसा ही कम पड़ जाता है, तो विकास कहाँ से हो दोस्त। ठीक है, तो पिछले, लेकिन अंततोगत्वा ये बताते हैं कि पिछले 1.5 दशक में जो है ना, बिहार सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं। बिहार में जो शासन प्रणाली है उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में ही एक विशाल कार्य है, और इसको पूरा करने के लिए राज्य विशिष्ट वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन की अति आवश्यकता है। तो ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आई होप कि इसका थीम, इसका हार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। यह टॉपिक जो है आपको बीपीएससी 66 या 65 मेंस लिखोगे उसमें बहुत सहायता प्रदान करने वाला है। इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इससे काफी लाभ मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं तथा अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इसका लाभ भी